बेटे लास्ट 2 क्लासेस में हमने जीएसटी की जो हिस्ट्री थी उसको डिस्कस किया था और साथ में हमने डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को। बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 269A। मैंने लास्ट क्लास में इसी पॉइंट पर ड्रॉप की थी क्लास और आप लोगों को ये बताया था आ जाइए आ जाइए। साथ में रहा करो, जोड़ी अच्छी है, बिल्कुल रहना चाहिए। तो बेटे मैंने आप लोगों को कल एक आर्टिकल बताया था, उस आर्टिकल में जिसने क्लास ना देखी हो प्लीज देख लेना, ठीक है। और लापरवाही मत करो, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। वो 15 फरवरी 10 फरवरी जब भी रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा रिजल्ट है क्या, ठीक है। तो उससे पहले जितना बैठे हुए हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन करो और सीरियस लो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि दवाई खाई है तो बीमार हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका फायदा ही फायदा होगा आगे चलकर। तो कल एक आर्टिकल में ये बात आई थी कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स पर लॉ बनाने के लिए। उसी एक्सक्लूसिव पावर का यूज करते हुए जो कि आर्टिकल नंबर 246A क्लॉज 2 में लिखा हुआ था, उसी आर्टिकल का यूज करते हुए उन्होंने ये आर्टिकल बनाया जब अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वाला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आर्टिकल 269A। ये आर्टिकल ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के लिए आया है और इसने पावर दी है एक्सक्लूसिव पावर। उसमें कहा गया था कि हम पावर दे रहे हैं, यहां वो पावर को यूज किया गया है। और क्या लिखा गया है लिखिएगा, जीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रेड थोड़ी शुरू में राइटिंग डिस्टर्ब आएगी मगर धीरे धीरे सही हो जाएगी। ऑन इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स shall be levied or collected by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन लेवी और कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है लॉ कहां बना होगा? पार्लियामेंट में। फिर आगे इसी में लिखा हुआ है सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, और जो ये टैक्स लगाएगा ना इसका क्या किया जाएगा? अपोर्शनमेंट। ये वर्ड अब सी इंटर में इतनी बार आएगा आपके सामने, अपोर्शनमेंट, बहुत बार। और इसका जो ट्रू मीनिंग है वो आप कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में सीखेंगे, ठीक है। अपोर्शन, शैल बी अपोर्शन, सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट के बीच में ये टैक्स बांट लिया जाएगा। वो कैसे बांटा जाएगा, क्यों बांटा जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। पूरी वर्किंग है इस चैप्टर में। अगर सबसे कोई चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही वाली है, अपोर्शनमेंट। वो मैं आपको सिखाऊंगा, आज की क्लास में भी आ सकता है और कल वाली क्लास में तो पक्का आ ही जाना है। वो शैल बी अपोर्शन इन द मैनर, ये क्लास सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएम में इंटर, सीए फाइनल, जहां जहां टैक्स पढ़ाया जाता है और वहां जीएसटी है। ये क्लास सबके लिए मस्ट है। इवन कोई आईएएस यूपीएससी के एग्जाम दे रहा हो उसके लिए भी इससे ज्यादा नहीं है, इतनी रेलिवेंट है ये क्लास, ठीक है। और इसमें कई वर्ष की मेहनत है, 2017 से लेके 22 तक की लगातार मेहनत है, ठीक है। जब इनकम टैक्स शुरू होगा तो उसकी मेहनत अलग है, उसमें इससे भी ज्यादा मेहनत है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, मैं ऑनलाइन वालों से बार बार कह रहा हूँ कि वो ऑफलाइन आए। जैसे अभी हमने एक बच्चे से पूछा तो वो कह रहा हाँ जी मिस हो गया था। चलो ईमानदारी इतनी है बच्चे के अंदर
वो ईमानदारी से कह रहा है। मगर आप आइए, ऑफलाइन आइए, घर से निकलिए। मैं कल भी कह रहा था कि वो भटक कर ही सही मंजिल पर पहुंच गए, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, वो वाली बात है। तो सर्दी सबको लग रही है, हमारे भी बॉडी में उतनी ही ठंड लगती है जितने आपके, उतनी हड्डी है, बिल्कुल बॉडी वैसे ही फंक्शन करती है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लोग तो वहां पर भी घरों से बाहर निकलते हैं जहां -30 -40 का टेम्परेचर है। जब घर से बाहर निकलना है तो निकलना है। हाँ, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए थोड़ी दिक्कत का टाइम होता है कि सुबह सवेरे अंधेरा होता है, तो मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, मगर बॉयज सारे निकले, वो सारे आए, ठीक है, सख्त लड़के हैं वो। हाँ मतलब समझा करो यार, ये नहीं कि हर जगह पिघलना है, ठीक है, घर पे बैठे बैठे पिघल रहे हो, क्या फायदा उसका। सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, लड़के समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनना अगली लाइन, ये लाइन जो मैं अब लिखवा रहा हूं, ये लाइन हर एक लॉ के अंदर आएगी, हर एक लॉ में, और हर एक लॉ में यही मीनिंग है जो मैं बता रहा हूं। बट अगर कोई कंपनी लॉ का टीचर आके कहे नहीं नहीं कंपनी लॉ में ये मीनिंग नहीं है, तो हम लॉ वाले टीचर की बात मानेंगे कंपनी लॉ में बस, बाकी सब जगह यही मीनिंग रहेगा। एक और बात, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्लास देखेंगे तो कल हमारी शशिकांत दास को लेके बात हुई थी, आरबीआई के गवर्नर को लेके, और मैंने एक बच्चे से कहा अभी तक तुम खोल के देखो, उसने घर पे जाके खोल के देख लिया, और उसने फिर मुझे भेजा व्हाट्सएप पर कि आप तो ये कह रहे थे देखो ये आईएएस ऑफिसर है। तो देखिए आईएएस ऑफिसर होना इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। देखिए आरबीआई का कोई गवर्नर है तो आईएएस ऑफिसर तो होगा ही, है ना, वो कोई सड़क छाप गुंडा तो होगा नहीं, इसमें तो हम भी मानते हैं। मगर बीए और एमए उसने हिस्ट्री से किया हुआ है, इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ क्वालिफिकेशन की, मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आईएएस ऑफिसर नहीं है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है, मगर मेरा मानना यह है, जैसे अभी जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, उससे बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो क्या करेगा, वहां सचिन तेंदुलकर बैठे, सौरव गांगुली बैठे, जहीर खान बैठे, ये लोग बैठे तो बात समझ में आए, क्योंकि ये क्रिकेट के एक्सपर्ट है। अब आईसीआई ऐसे बंदे को, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉस्ट का हेड बना दे जिसे खुद कॉस्टिंग नहीं आती, ठीक है, तो क्या हेड उसको करेगा। ऑल्दो हमारे सी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है, हमें इस पे फख्र करना चाहिए कि वहां कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जो डिजर्विंग है वो पहुंचते हैं। मगर देखिए पॉलिटिक्स हर जगह चलती, तो कोई अगर यूट्यूब पे क्लास देखे तो उसको गलत मीनिंग ना निकाले, वो बीए में ही है और हिस्ट्री से है, ठीक है, वो बात सही है। मगर वो बच्चा भावुक हो गया आईएएस देखकर, तो आईएएस बेटा क्वालिफिकेशन नहीं होती, आईएएस क्वालिफिकेशन नहीं होती। और आप चेक करा करें, जो भी मैं डाटा बोला करूं वो चेक किया करें, मेरी गलती होगी तो अगले दिन आके मैं कहूंगा हाँ ये बात मैंने गलत बोल दी, उससे क्या है मेरी भी नॉलेज अपडेट होती रहेगी। हो जाता है ना कभी कभी चीजें पुरानी हो जाती, कुछ का कुछ बोल गए, जैसे शशिकांत दास को एक जगह पे मुर्जित पटेल ही बोल रहा था बार बार, ठीक है। तो जो मैं लाइन अब बताने जा रहा हूँ, ये लाइन हर एक लॉ में आएगी और सब जगह एक ही मीनिंग है इसका, लिखिएगा, इन द मैनर, इन द मैनर एज मे बी, एज मे बी, ये जो मे बी है ना, इसके आगे दो वर्ड लॉ में जनरली यूज होते हैं, एक प्रेस्क्राइब्ड, ज्यादातर लॉ में प्रेस्क्राइब वर्ड यूज हुआ है इसके बाद, मगर यहां पर वर्ड यूज हुआ है प्रोवाइडेड, एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट, बाय लॉज। ज्यादातर जो ये इस लाइन का मीनिंग ज्यादातर ये है, इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इनकम टैक्स में भी बहुत जगह आएगा इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। ये वर्ड कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में आ जाए या सब सेक्शन में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसको, इसका करने का जो तरीका है वो यहां पर मेंशन नहीं है, वो कहीं और मेंशन है, ठीक है। जैसे जज साहब ने एक व्यक्ति को सजा दी कि आपको 14 साल की सजा दी जाती है, अब वो 14 साल की सजा कैसे गुजारेगा, तो वहां लिख देंगे इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूलिंग ऑफ जेल, यानी कि जेल की रूलिंग बताएगी आपको वो सजा कैसे गुजारनी है। यानी कि जज ये नहीं बताएगा कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना किस टाइम मिलेगा, आपको काम क्या करना है, वो सब जेलर बताएगा।
यानी कि इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब ये होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा बचपन में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या वर्ड सुना है? तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है लॉ के अंदर, मतलब अपना काम किसी दूसरों के कंधों पे डाल देना। और जब भी लॉ में ऐसे कोई काम दूसरे के कंधों पे डाला जाता है तो इसका मतलब है वहां पे रेफरेंस दिया जा रहा है किसी रूल का। किसका? रूल का नहीं, रूल का। किसका बेटा? हाँ, रूल का। हाँ, तो किसका रेफरेंस दिया जा रहा है? रूल का। इन द मैनर एज में बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉज, लिखना, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। यानी कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा कैसे बांटा जाएगा। सर क्या जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है या नहीं किया है? कर दिया है, हमारे कोर्स में है इसको बांटने का तरीका, जो प्रैक्टिकल लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज नहीं करते तरीका, क्योंकि ये तरीका गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपने बीच में अपनी रेवेन्यू को कैसे बांटेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये बात समझ में आनी चाहिए कि सरकार किसी टैक्स के पैसे को जीएसटी के अपने बीच में कैसे बांटती है, वो हम बात करेंगे यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल बना के। जरा यहां लिखिए इसके नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज ऑब्लिक बोथ इनटू इंडिया। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, वर्ड क्या लिखा है? इंपोर्ट। इंपोर्ट होता है हमेशा देश के बाहर से। तो जब हमारी क्लास 1 थी, जिसने क्लास 1 ना लियो प्लीज देख लेना, क्लास 1 में मैंने बताया था कि पहले हमारे यहाँ पर जब कोई गुड्स इंडिया के अंदर आता था, सुनना बेटा, तो सबसे पहले उसके ऊपर लगती थी बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या लगती थी? बीसीडी। वो आज भी लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, वो आज की डेट पर भी लगती है। मगर जब वो इंडिया में गुड्स आ जाता था दो तरह की एडिशनल ड्यूटी लगती थी, उसको हम बोलते थे सीवीडी। क्या बोलते थे? सब लोग बोलो बेटा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या बोलते थे? काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक लगती थी एक्साइज ड्यूटी के बदले में, और एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी वैट के बदले में। एक एक्साइज के बदले में और एक किसके बदले में? वैट के बदले में। अब वो दोनों लगनी हो गई है बंद, वो हो गई है सब्ज्यूम। काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक्साइज वाली भी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी वैट वाली भी। सचिन भाई रात में सोना है हमको, ठीक है? अच्छा, कंसंट्रेशन है ना, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ जवानी में ऐसी कंसंट्रेशन होती है, मुझे भी होती थी, मुझे चलते चलते हो जाती थी। मैं सोच लेता था किसी के बारे में, उसके नशे में खो जाता था मैं। मेरी तो बहुत सारी थी बेटा, मुझे तो काम भी बहुत करने पीछे जाके टाइम मशीन बना रहा हूँ बस मैं, तो तुझे भी ले चलूंगा, ठीक है? इसलिए अभी आगे निकल जा बेटा, ठीक है? चक्कर क्या है, अभी आप लड़के तो इमरती में खुश हैं और लड़कियां सिंघाड़े में। सिंघाड़ा जानते हो? हाँ, सिंघाड़ा, काला समोसा, हाँ वही। तो बेटा लड़कियों से मैं कह रहा हूँ उनके लिए आगे आलू बुखारा देखा है ना, वो रखा हुआ है, और लड़कों के लिए रसमलाई। तो इमरती में खुश ना हो, ठीक है? ऐसे ही लगता है इस एज में, जिसको देख लो, जो हंस के देख ले तुम्हारी तरफ, यही सच्चा प्यार है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है बेटा, कट रहा है आपका, ये समझ जाओ। हाँ, वो तो वैसे ही है, सच्चाई क्या, मगर मुझे अब लग रहा मेरा कट नहीं रहा था, वो इशारा था, ठीक है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और तो पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो आज भी लगती है। सीवीडी लगती थी, वो लगनी बंद हो गई है। सीवीडी फॉर एक्साइज, सीवीडी फॉर वैट। उसकी जगह पर अब जो टैक्स लगेगा उस टैक्स का नाम जीएसटी है। तो हमने कल की क्लास में बात की थी कि जीएसटी जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है। तो याद रखना जब इंडिया के बाहर से कोई गुड्स इंडिया में आएगा तो उसको भी ध्यान से सुनना, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। आंख बंद करके तो सुनना ही नहीं है आज, ठीक? कुछ भी हो जाए बेटा, ठीक है? आंखों में दे लो बेटा उंगलियां, ठीक है? सोना नहीं है बेटे, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। रात को सो बेटा, ठीक है?
अब देखिए गुजरात में जो पोर्ट बना हुआ है, अगर इसको इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ना कहा जाता, इंटरस्टेट ट्रेड कहा जाता, तो गुजरात की गवर्नमेंट टैक्स लेने लगती। वेस्ट बंगाल में जो बना हुआ है वेस्ट बंगाल की लेती, केरला वाले केरला का लेते, उड़ीसा वाला उड़ीसा। तो बेटा मोदी जी क्या भुट्टे छीनने के लिए? बात समझ में आ रही है नहीं? दिल्ली में कोई गुड्स लैंड हो रहा है दुबई से, तो दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल कह रहा है हम धरना दे देंगे। बात समझ में आ गई है नहीं? तो बेटा ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होगा। जितना भी इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स आएगा उस पर यही आर्टिकल लगेगा जो आर्टिकल आज आपने देखा है 269A। इसलिए यहां पर इस नोट में मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखो इज टू बी ट्रीटेड एज, टू बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट ट्रेड। क्या कहलाएगा जी ये? इंटर स्टेट ट्रेड। इंडिया के बाहर से कोई गुड्स आएगा तो उसको इंटर स्टेट ट्रेड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको सामने, दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, और ये क्या है बेटा? ये यूएसए। ठीक है, दिल्ली की ट्रांजैक्शन इससे होगी, दिल्ली से यहां पर जाए, यहां पर आए, इसको हम कहेंगे इंटर स्टेट ट्रेड। क्या कहेंगे? इंटर स्टेट ट्रेड। दिल्ली से सीधी ट्रांजैक्शन यूएसए में हो या यूएसए से दिल्ली में हो तो इसको भी हम कहेंगे क्या? इंटर स्टेट ट्रेड। यानी कि ये दोनों चीजें अब बराबर है। बस इंडिया के बाहर से आएगा तो एक टैक्स और फालतू लगेगा जिसका नाम बीसीडी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। यूपी के केस में वो नहीं लगेगा। ठीक है सर, कस्टम हमारे कोर्स में है क्या? बेटा सीए फाइनल में है कस्टम, अभी आपके कोर्स में नहीं। हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, जीएसटी में इसको इंटर स्टेट ट्रेड ही कहेंगे। ठीक है, मैं कारण भी बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे लिखिएगा नंबर दूसरा पॉइंट, ये एक हो गया इंपॉर्टेंट नोट में। नंबर 2, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 269A। बेटा ऑनलाइन किसी बच्चे को कोई क्वेरी पूछनी है तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो आप, कोई क्वेरी पूछनी है तो। अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो सब लोग हाँ करें, पता चल जाएगा कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। सब लोग हाँ करें बेटा, मुंह से नहीं करना, हाँ लिख कर करना है बेटा, मुंह से अकेले अकेले कर लोगे। हाँ बेटा हाँ, ये सब लोग करो बेटा। जाहिल हाँ हाँ कर रहा है, अबे हाँ करना है। आर्टिकल 269A एम्पावर्स, पावर देती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू लेवी IGST ऑन इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। आर्टिकल 269A एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्या लेवी होगा उस पर? IGST। कौन सी ट्रांजेक्शन पर? इंपोर्ट ट्रांजेक्शन पर। मैं दो तीन छोटे छोटे लॉ पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करूंगा। छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स हैं वो पढ़ा रहा हूं जो नए आर्टिकल आए थे। तो 269A में बस ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है इंटरस्टेट ट्रेड बनाने के लिए, जो उस पर लगेगा टैक्स उसका नाम IGST होगा। तो एक बात समझ में आ गई कि इंटरस्टेट ट्रेड पर जो टैक्स लगेगा उसका नाम क्या होगा? IGST। और सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और अपने बीच में कैसे बांटेगा, इसको आगे रूल बना दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे आगे, हमारे कोर्स में है वो। ठीक है। अच्छा, जीएसटी में बहुत सारी जगह पर ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो हमारे कोर्स में नहीं है। तो जब हम ये बोल देते हैं कोर्स में नहीं है और वो मान लीजिए बैक टू बैक 7-8 पॉइंट आ गए, तो बच्चा सोचता अच्छा ये बताना ही नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है, जो कोर्स में है उसको डिटेल में बताएंगे और जो कोर्स में नहीं है या तो उसका ओवरव्यू या फिर उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि कोर्स ही हमारा बहुत बड़ा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। आ जाइए कॉन्सेप्ट नंबर 8। नंबर 1,
आर्टिकल 36612A, जीएसटी मीन्स, जीएसटी का मीनिंग है बेटा इसमें, जीएसटी का मीनिंग हमारा संविधान क्या कहता है, एनी टैक्स। किस चीज पर टैक्स, ऑन सप्लाई। तो बेटा हमें सप्लाई पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। अभी आप समझ लो सप्लाई का मतलब प्रोडक्शन भी है, सप्लाई का मतलब सेल्स भी है, सब कुछ है इसमें। किस चीज की सप्लाई, ऑफ गुड्स कॉमा सर्विसेज और बोथ, सब पर जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट, मैं ये आर्टिकल बिल्कुल ना पढ़ाता, ये आर्टिकल बिल्कुल नहीं पढ़ाता मैं, मगर सिर्फ ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है इसके कारण से पढ़ा रहा हूं। एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई, टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहल नहीं कहा है, एल्कोहल वर्ड नहीं है, अल्कोहल शराब नहीं होती है, अल्कोहल एक कंपोनेंट है शराब का। तो काफी दिन तक मुझको भी ऐसे ही लगता रहा कि अल्कोहल जो होती है वो शराब होती है। फिर एक गाना आया था एक, वो मेरे नाम याद नहीं आ रहा, उसने बिल्कुल पूरी साइंस समझाई थी, तो तब थोड़ा समझ में आया। फिर एक और जगह पे मैंने पूछा था किसी और से भी, तो उन्होंने कहा अल्कोहल एक कंपोनेंट है शराब का। तो यहाँ वर्ड यूज किया गया है अल्कोहलिक लिकर, लिकर का मतलब है शराब, चाहे वो बियर में हो या वाइन हो, रम हो, कुछ भी हो, जिसे पी के ठीक है लौटते हैं, अल्कोहलिक लिकर। और लिकर जो होती है, अल्कोहल जो होती है, वो बहुत सारी चीजों में यूज होती है, परफ्यूम बनाने में यूज होती है, सोप बनाने में यूज होती है, दवाइयां बनाने में यूज होती है, उसकी बात नहीं हो रही है ना। अल्कोहलिक लिकर, और वो लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, किसके लिए हो, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर देखा जाए तो जीएसटी वो टैक्स है जो हर किसी सप्लाई के, हर किसी सप्लाई पर, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम जीएसटी कहेंगे। कोई आज से पूछे आपसे जीएसटी क्या है, तो अभी जो आपको पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पता है, कहना कोई भी टैक्स जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगे उसको हम जीएसटी कहते हैं। ये मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा हूं, मगर एक चीज पर जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बेटा ऑनलाइन बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि टोटल अब तक कितने आइटम मैंने आज तक की क्लास में बता दिए, लास्ट 2 क्लास में और अभी की 20 मिनट की क्लास में कितने आइटम टोटल ऐसे हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता, जो मैंने बताया उसके हिसाब से। आप भी बताइए, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले आप भी बताइए, टोटल नंबर बता दीजिए कितने हैं। पीयूष भाई बता रहे हैं 6, विशेष भाई बता रहे हैं 6। पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम मैं बता देता हूं, क्रूड पेट्रोलियम मैं बता देता हूं, क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल और अल्कोहलिक लिकर। मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सब लोगों से, इन 6 में वो 5 अलग है और ये एक अलग है, क्या डिफरेंस है? ये ऐसा नहीं बेटा, ये हमको बीसी के, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना, लॉ पढ़ रहे हैं हम। कल एक बच्चा कह रहा था जी हिस्ट्री जैसा लग रहा है, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी लॉ पढ़ने की हमको, तभी लॉ समझ में भी आएगा। एक्चुअली में उन 5 में और इस एक में अंतर ये है कि वो 5 पर जीएसटी के अंदर हैं, वो विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी हैं। बोलो मेरे साथ, क्या विद इन द एम्बिट जीएसटी हैं, विद इन एम्बिट ऑफ जीएसटी। मगर ये आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी, एम्बिट कहते हैं दायरे को, पहुंच को, पकड़ को, एक्सेस को। वो 5 चीजें जीएसटी में आती हैं, अल्कोहलिक लिकर जीएसटी से बाहर है,
यानी कि उन 5 पर जीएसटी लगाने के लिए सिर्फ जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करना है कि लगा दो, लग जाएगा। अल्कोहलिक लिकर पर अगर जीएसटी काउंसिल सुबह से शाम तक तांडव भी करे कपड़े उतार कर, तब भी नहीं लग सकता टैक्स। इसके लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराना पड़ेगा और इम्पॉसिबल है इसका। पूछो क्यों? क्योंकि शराब जो है वो स्टेट मैटर है। वो आप पूरे देश पर, हमारा देश क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट्स पर छोड़ी गई हैं, जिसमें से एक शराब है। और कुछ नाम बता देता हूं, लैंड और लॉ। लैंड, लॉ, शराब और भी कुछ मैटर है। जैसे लैंड का मैटर होगा वो राज्य सरकार सुनेगी, वो केंद्रीय सरकार नहीं देखेगी। अभी एक हल्द्वानी में एक जगह को खाली कराया जा रहा है, उसमें बड़ा बवाल हो रहा है। ठीक है, हाँ, उसमें बड़ा बवाल हो रहा है। ठीक है, तो वो राज्य सरकार देखेगी, उसको नहीं संभलेगा तब केंद्रीय सरकार उतरेगी उसमें। ऑल्दो वो जमीन केंद्रीय सरकार की है क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट की है, मगर अगर लैंड को लेकर कोई लॉ बनाना है तो किसी राज्य की राज्य सरकार बनाएगी कानून। लॉ को लेकर बनाना है, जैसे पुलिस, अब यूपी की पुलिस दिल्ली में एक्टिव नहीं हो सकती, दिल्ली की यूपी में नहीं हो सकती, मगर आर्मी पूरे इंडिया की है, तो आर्मी सेंटर के अंडर है और पुलिस किसके अंडर है? स्टेट के। ऐसे ही शराब जो है वो किसके अंडर है? स्टेट के। इसलिए शराब को बाहर रखा गया कि शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि शराब का मैटर। ठीक है, अब देखिए बिहार में शराब बंदी है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो एक के साथ एक मिल रही है, परचून की दुकान पर बिक रही थी दिल्ली में शराब के, नुक्कड़ नुक्कड़ पियो, बोलो। इसलिए अल्कोहलिक लिकर फॉर, सिर्फ इस लाइन के लिए मैंने बताया, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको कहता कि अल्कोहलिक लिकर पे भी नहीं लगती, तो आपके दिमाग में आता उन 5 में और इस एक में क्या अंतर है। तो वो 5 में कोई पूछे, कहना वो विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी है और ये आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी है, आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी है। यानी कि अगर इस पर जीएसटी लगाना है तो किसमें बदलाव करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर कर दिया गया है। नहीं समझ में आई मेरी बात? यानी कि आज देखो इधर देखो, जीएसटी पे कौन कौन लॉ बना सकता है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी बना सकता है और पार्लियामेंट भी बना सकता है। अब पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट किसी भी आइटम पर जीएसटी लगा सकता है, मगर अल्कोहलिक लिकर पर नहीं लगा सकता, उनकी पावर में नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या लगता होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। नहीं, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर लिस्ट 2 में है, तो लिस्ट 3 में कैसे जा सकती है कोई? हाँ जी, पूछो। आइए, एक बच्चा आइडिया दे रहा है सभी स्टेट्स को समझा के और उनसे कोलैबोरेशन करके, और हम टैक्स नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है पॉसिबल। जीएसटी देखिए, शराब जो है उस पर एक्सक्लूसिव राइट है स्टेट का, गेहूं पर एक्सक्लूसिव राइट नहीं है स्टेट का, शराब पर है। तो इसलिए शराब को बाहर रखा गया है कि उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, शराब को हाँ स्टेट भी नहीं लगा सकती, जीएसटी लगेगा ही नहीं, उसको जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। इस पर जो अभी लगती है वो एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पर देखो दोबारा सुनो, मैंने ये नहीं कहा इस पर सेंट्रल टैक्स नहीं लगाती है, लगते हैं टैक्स। ठीक है, मगर जीएसटी नहीं लगाएगी। क्या नहीं लगाएगी? जीएसटी नहीं लगाएगी। क्या नहीं लगाएगी? जीएसटी नहीं लगाएगी, क्योंकि अरे सुनो ना यार, जब पूछ रहे हो तो सुनो। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो होल ऑफ इंडिया पर लगना है। ये बात मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा, चार्ज ऑफ जीएसटी में, कि जीएसटी सुनो बेटा, जीएसटी वो टैक्स है जो होल ऑफ इंडिया पे लगना है। किस पे लगना है? अगर मान लीजिए शराब पर जीएसटी लगता है तो वो पूरे इंडिया पे लगेगा, और बिहार कह रहा है हम शराब बिकने नहीं देंगे अपने अंदर, गुजरात कह रहा है हम अपने यहाँ शराब बिकने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दो राज्य एक आइटम को लेकर जो वन नेशन वन टैक्स वाली थ्योरी उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। तो वो विवाद नहीं चाहिए था लीगलिटी का, इसलिए उठा के अल्कोहलिक लिकर को बाहर कर दिया गया है। ये बड़ी मुश्किल थी। हमारे देश में अलग अलग रीजन, कल्चर, समाज के लोग रहते हैं, इसलिए सब लोग तैयार नहीं हो सकते। शायद कहीं मुस्लिम बहुत शराब पीते हैं, बहुत शराब पीते हैं, मगर इस्लाम में मना है, पीते हैं वो, उनके यहाँ जायज नहीं है। ठीक है, हिंदुओं में भी ये कहा गया कि पियो, मगर इतनी पी लो भाई घर तक पहुंच जाओ, ये नहीं कि नाली में पड़े हो।
गलत वहां पे भी माना जाता है। मैं देखो, मैं रिलीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं ज्यादा बात कर रहा हूं उस पर, मगर सोशली वहां पे भी एक्सेप्टेड नहीं है, सोशली वहां पर भी गलत चीज मानी जाती है। तो हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन के, कल्चर के, रीजन के लोग रहते हैं, उनकी डेमोग्राफी अलग है। अब देखिए, गोवा में शराब बहुत पी जाती, शायद कश्मीर में उसके मुकाबले में कम पी जाती, ठीक है, और हो सकता है केरला में कम पी जाती हो, आसाम में बहुत ज्यादा पी जाती, ठीक है। एक व्यक्ति पीता है कि नहीं पीता है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं इस पर भी लगाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था, वरना 2 स्टेट तो कम से कम अगेंस्ट खड़ी हो जाती कि हम शराब पे नहीं लगने देंगे, और जीएसटी लगना था होल ऑफ इंडिया पर। तो इसलिए अल्कोहलिक लिकर को बाहर उठा के रख दिया गया थी, किसी भी प्रकार की लीगलिटीज नहीं चाहिए थी, वरना पहले दिन से ही लीगल इश्यू आने लगते, इसलिए अल्कोहलिक लिकर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इस पर टैक्स नहीं लगते, वो इसी चैप्टर में आगे आएंगे, उन 5 के बारे में भी आएगा और इस 1 के बारे में भी आएगा आगे। मगर क्या नहीं लगता इस पर? जीएसटी नहीं लगता। तो सिर्फ इसी एक लाइन की वजह से मैंने बताया आपको, जीएसटी का मतलब है कोई भी टैक्स जो सभी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज सप्लाई पर लगता हो। मगर एक चीज पर जीएसटी नहीं लगेगा, किस पर? अल्कोहलिक लीकर फॉर, अच्छा रेस में घोड़े दौड़ते हैं, उनके लिए बियर बनाई जाती है, आप जानते हैं ये बात, ठीक है, उनको बियर पिलाई जाती है, ठीक है, वो घोड़े के लिए, वो आदमी को नहीं पीनी है, वो घोड़े के लिए ही बनी है, जानवर के लिए ही बनी है, उसको लिए बात नहीं हो रही है। अल्कोहलिक लिकर के आगे साफ साफ लिखा हुआ है ह्यूमन कंजम्पशन, कंज्यूम करे वो। अगर ये शराब किसी और चीज में डालने के लिए बनाई जा रही है, फर्दर कोई प्रोडक्ट बनाने में, तो वो यहां पे नहीं आएगा। यानी कि इसमें 8 PM आएगा, मैकडॉवेल आएगा, आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बैकपाइपर आएगा, रॉयल स्टैग आएगा, वो आएगा इसमें, ठीक है ना, वो आएंगी चीजें, ठीक है। मुझे सिर्फ ब्रांड के नाम पता है, ठीक है, हाँ, आप मुझे घूर के ना देखें। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ बेटा। देखो, अभी आगे की बात हो रही है कि जी अल्कोहल बनाने में जो इनपुट यूज होते हैं उस पर जीएसटी लगता है, उसका क्या होगा बेटा, धीरे धीरे करके बताऊंगा, ठीक है, इतना आगे मत जाओ, ठीक है। जो आउटकम है शराब का, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सिंपल रखो बात को, ठीक है। अभी आप इनपुट के बारे में जानते नहीं है बेटा, ठीक है। तो मैं एक कहानी सुना देता हूँ, आपने नहीं सुनी है, मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति आया प्रॉफिट मोहम्मद के पास, ठीक है, तो उसने उनसे पूछा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में जितने दिन है उसको 1 महीने के दिनों से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट मोहम्मद से या हजरत अली से, किसी से पूछ, और 1 साल में जितने महीने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2520, ठीक है। ये 1 से लेके 10 तक सभी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में इसमें जो उन्होंने यूज किया है, ये वो है नंबर जो फैक्टर्स हैं, और यहीं से जन्म हुआ एलसीएम का। किसका जन्म हुआ? मैं एक बात पूछता हूँ बच्चों से बार बार कि एलसीएम का एक यूज बता दो, तो एक यूज ये बता रहा हूँ मैं आपको। अगर 1 से 10 तक का नंबर वो है जो 2520 है, तो 1 से 11 तक डिवाइड हो जाएगा, वो कौन सा नंबर होगा? कुछ भी नहीं करना, बस 11 से और मल्टीप्लाई कर दो इसे, ठीक है। और जो 12 तक डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 12 इसके अंदर बैठा हुआ है। अगर 13 से करना है तो 13 की और मल्टीप्लाई कर दो, 14 से करना है तो 14 इसके अंदर बैठा हुआ है, 7 भी इसके अंदर है और 2 भी फैक्टर में आएगा, 15 करना है तो 15 भी इसके अंदर बैठा हुआ है, 16 भी इसके अंदर बैठा हुआ है, 17 से फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 17 तक का नंबर बन जाएगा। ये एलसीएम का एक यूज है। तो मैं बहुत दिन तक ये बात, मुझे आगे वाली 11, 13, 17 मेरे टीचर मिस्टर संजय गोयल, जिन्होंने मुझे मैथ सिखाया, जो भी आज मुझे थोड़ा बहुत मैथ आता है, वो उस इंसान की बदौलत है, उन्होंने बताया मुझे कि शायद इसके आगे ये वजह है। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, सीधा सीधा कह देते वो कि 2520 है। फिर एक जगह पता चला कि वो व्यक्ति सिर्फ मैक्सिमम गिनतियां 30 तक जानता था, और उसका काम पंचांग लिखना यानी कि कैलेंडर सेट करना ही था।
इसलिए उसको उसी की लैंग्वेज में बात बताएगी। तो मैं अभी आपको ये मानता हूँ आपको 30 तक गिनती आती है, इसलिए मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली बात ही नहीं करूंगा आपसे। जितनी गिनती सिखाता रहूंगा उतनी आगे बताता रहूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? कोई फायदा नहीं कि हम उसको आगे वाली बात को करें। बाद में मैंने ये वाली थ्योरी यूट्यूब फेसबुक पर अलग अलग मैथमेटिशियन के नाम से देखी, ये 2520 वाली। कोई कहता है नहीं नहीं रामानुज जो मैथमेटिशियन थे इंडिया के उन्होंने बनाई। तो फिर मैंने फिर से पूछा किसी और से, ठीक है, उसके लिए एक लंदन में एक व्यक्ति है, उससे बात हुई फेसबुक के जरिए काफी पहले। उनसे पूछा कि भाई हम तो कह रहे हैं ये हजरत अली ने बनाया है, ये बताया है, या प्रॉफिट मोहम्मद ने, और यूट्यूब पर इसके नाम रामानुज और ये और वो है। ये बात मैं बताता नहीं क्योंकि फिर से कोई विकिपीडिया पे सर्च कर सकता था, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ इस बात को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने नहीं बताया उसने बताया है, ठीक है। 7 × 30 × 12 था ना आगे, कितने दिन हो गए? 360 दिन। उनसे कहना 360 दिन का यूज क्यों हुआ है जबकि साल में तो 365 या 366 दिन होते, अगर यही बात है तो। और अगर किसी क्रिश्चियन ने नहीं बनाया है, किसी क्रिश्चियन ने नहीं बनाया है ये, मतलब जैसे मान लीजिए रामानुज ने बनाया है, तो हिंदू कैलेंडर में 355 के आसपास दिन होते हैं। तो या तो ये 365 यूज करता है, 66 55, ये क्यों यूज किया गया? तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था उस व्यक्ति के कैलेंडर में एक साल में 360 दिन होते थे उस मजहब के, इसलिए उसको उसके मजहब के हिसाब से जवाब दिया गया। और मैं आपको मजहब वगैरह का उसका सब पूरा ब्यौरा ढूंढ के लाके दूंगा किसी दिन कहोगे तो। कोई भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं या कुछ भी पूरा पढ़कर समझकर खुद समझकर तब आप तक पहुंचाऊंगा। इवन जो एग्जांपल्स लिखवाऊंगा टेक्स्ट में उस पर मैंने खुद काम किया होगा तभी बताऊंगा। कोई सीआईटी अपील का केस, आईटीएटी अपील का केस बताऊंगा इनकम टैक्स में, तो वो भी खुद आप खुद डिस्कस किया हुआ या समझा हुआ या कहीं पढ़ा हुआ वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये नहीं कि किताब में बस मुंह देखा उसको और आके आपको बताना शुरू, ऐसे पॉसिबल नहीं है एक टीचर के लिए सिखाना। ठीक है, तो अगर मैं छोटा, इसलिए मैं कहीं कहूँ बेटा रुक जाओ तो रुक जाओ बस वहां, ठीक है। तो अब आपको एक ही चीज पे रुक जाना है कि किस पर नहीं लगेगा जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या ये जीएसटी के दायरे में है या नहीं है? नहीं है। क्या इस पर जीएसटी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो हाँ, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अब मैंने एक और आर्टिकल आपके सामने लिखा है 366(12), ये 12A था और अब लिखा है 12। बेटे ऊपर एक वर्ड आया था गुड्स, क्या वर्ड आया था? गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? अब देखिए जब बच्चों फाउंडेशन में मैं पढ़ाता था, फाउंडेशन में जब मैं पढ़ाता था, अरे बेटे मेरी बात सुनो सुनो, फाउंडेशन में जब मैं पढ़ाता था तो ये वाली बात 2520 वाली मैंने वहां भी बताई थी बच्चों को, मगर जो आज 360 दिन वाली बात बताई है वो नहीं बताई थी क्योंकि मैं वहां इस लायक नहीं समझता था इनको कि ये वाली बात बताऊं, पता वहां भी थी, मैंने अपने शब्द रोक लिए थे। इसलिए जितनी बात मुझे लगती है जरूरत उतनी ही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। बर्दाश्त भी तो कर सके सामने वाला, बहक जाएगा। ठीक है, आज सुन ली इतनी आराम से, वहां नहीं सुनती है। वहां तो विद्रोही तरीके का बच्चा, डैमो में जो बच्चा आता है ना वो कहता है अच्छा चल मास्टर तू पढ़ा के देख, हम देखते हैं कितना दम है तेरे में। तो बच्चे का ये होता है एटीट्यूड। अभी तो ये पढ़े हुए हैं ज्यादातर बच्चे, तो इसलिए पेशेंस है इनको। सबसे मुश्किल क्लास वो जो जीएसटी की नंबर 1 थी वो थी, 2 उससे आसान है, 3 उससे आसान है, और जैसे जैसे कोर्स आता चल जाएगा जबकि टेक्निकलिटीज बढ़ती जाएंगी मगर हमारे लिए पढ़ाना आसान होता जाएगा क्योंकि आपको हम पे यकीन होने लगेगा, कि विश्वास होने लगेगा हाँ ये लोग पढ़ा देंगे अच्छे। ये बड़ा मुश्किल है जब तक किसी का नाम नहीं बनता है उस पर लोगों का यकीन करना। गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल। गुड्स में क्या आता है जी?
सभी मटेरियल, मटेरियल लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, सब आएगा। मटेरियल मींस मटेरियल, ठीक है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। कमोडिटीज, आप उसको कमोडिटीज कह दें या आर्टिकल कह दें, अब हमको इस बहस में नहीं जाना है सर कमोडिटीज और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, ये बेवजह की बातें हैं, इन वजह पे में नहीं जाना है हमको। आप किसी भी नाम से किसी भी वस्तु को बुलाते हो, आप उसे आर्टिकल कहते हो, प्रोडक्ट कहते हो, कमोडिटी कहते हो, वो सब गुड्स हैं, ठीक है। तो गुड्स का क्या मतलब है? गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल कमोडिटीज एंड गुड्स इंक्लूड वर्ड लिखा है। जब भी कोई डेफिनेशन आप लॉ में पढ़ेंगे तो 3 शब्दों से शुरू हो सकती है वो डेफिनेशन। सुने बेटा, सुने, पेन रोके। एक होगा इट मीन्स, क्या मीन्स, ये मीन से शुरू नहीं हुई, इंक्लूड से शुरू हुई है। जो डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड आ जाए वो डेफिनेशन दरवाजा खुला रखती है। मतलब ये डेफिनेशन गाना गा रही है, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मतलब इसमें और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। यानी कि डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव है। कैसी है? ये वर्ड याद रखना, कैसी है? इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव का मतलब है ये जो आगे बताए गए हैं ये मीनिंग नहीं है, ये एग्जाम्पल है। यानी कि गुड्स को आप इन 3 नाम के अलावा किसी और नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। किसी, हो सकता है किसी एरिया में ये नाम जाने ही ना जाते हो, मटेरियल, कमोडिटीज और आर्टिकल, गुड्स को किसी और नाम से बुलाते हो तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तीसरी बात पूछी गई, सर्विस किसे कहते हैं? आर्टिकल, सर्विस मीन्स, यहां बेटा मीन्स वर्ड यूज किया गया है, मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। इसका मतलब है रियल लाइफ में पहले हमको चेक कर लेना है कोई चीज गुड्स है या नहीं। अगर गुड्स नहीं है तो ही वो क्या कहलाएगी? सर्विस। सर्विस की डेफिनेशन में देखो क्या वर्ड यूज किया गया है, मीन्स, यानी कि एग्जॉस्टिव है। सर्विस में बस वही चीज आएगी जो क्या ना हो, गुड्स ना हो, वो क्या कहलाएगा? सर्विस, ठीक है। तो ये 3 छोटी छोटी डेफिनेशन थी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9, आर्टिकल नंबर 279A। ये आर्टिकल एक बार एक कॉन्सेप्ट में मैंने पहले भी लिखवाया था, आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 5 की स्टार्टिंग में लिखवाया था, चेक करो, मुझे तो याद आ रहा है ऐसा, एक लाइन लिखवाई थी कॉन्सेप्ट नंबर 5 के स्टार्टिंग में। इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही हम लिखने जा रहे हैं। ये जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल है, एक वर्ड बार बार सुन रहे हैं आप जगह जगह, जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी, और वो जीएसटी काउंसिल कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लिखिएगा, इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ ज्वाइंट फोरम। ज्वाइंट फोरम का मतलब है कमेटी, फोरम कमेटी को कहते हैं बेटा। ज्वाइंट का मतलब है 2 लोग, और इसमें 2 पार्टी हैं, सेंटर और स्टेट। इस ज्वाइंट फोरम का नाम है बेटा जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, काउंसिल को हिंदी में परिषद कहते हैं। और इसमें 2 पार्टी कौन कौन है? एक सेंटर, और जो हमारे देश की स्टेट्स या 3 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको भी स्टेट की तरह ही काउंट किया जाएगा। कल एक बच्चा पूछ रहा था दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर जिसमें लेजिस्लेचर है उनको क्या काउंट किया जाएगा? उनको भी स्टेट की तरह ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। देखिए ना, जीएसटी काउंसिल
constituted on 15 September 2016 15 सितंबर को ये कमेटी बनी। चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, चेयरमैन जो होता है जीएसटी काउंसिल का, वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अभी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हैं। मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस ऑब्लिक टैक्सेशन मिनिस्टर और एनी नॉमिनेटेड मिनिस्टर of each state ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। और जो जीएसटी काउंसिल के बाकी के मेंबर हैं वो हर एक राज्य और यूनियन टेरिटरी का या तो फाइनेंस मिनिस्टर हर एक राज्य का, या फिर वहां की सरकार, राज्य की सरकार किसी भी एक अपने व्यक्ति को नॉमिनेट करेगी कि हमारी तरफ से मीटिंग में ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे दिल्ली की मीटिंग में ज्यादातर मनीष सिसोदिया जाता है, दिल्ली वाली मीटिंग में। नंबर 4, फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के फंक्शन क्या है? मेक रिकमेंडेशन, मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट on important issues like टैक्स रेट्स। इनकी मीटिंग होती है हर 2 महीने में एक बार, इसलिए आप आए दिन सुनते रहेंगे जीएसटी में ये बदलाव आ गया, ये आ गया। बच्चा हमारी जान ले लेता है, सर जी हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। तो हमारे एग्जाम में जो भी आएगा, सुनना बेटा ध्यान से, नवंबर 2023 के एग्जाम में वो सब चेंजेस आएंगे जो 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएंगे। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है, आपका कोर्स मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में मिड या 20 तारीख तक ओवर हो जाएगा। जब रेगुलर क्लास चलेगी, 50 क्लास का कोर्स है, उसमें आराम से पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगले 2 महीने में कोई अमेंडमेंट आएगी तो आपको करा दी जाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा अमेंडमेंट 1 घंटे की होती, और वो भी मेरी कोशिश रहेगी कि अप्रैल खत्म होते ही मई के शुरू में वो करा दूं, ताकि कोई चीज पेंडिंग ना रहे, वो शुरू में ही हो जाए। ठीक है, और वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पर, तो ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, पिछली बार एक अमेंडमेंट आई थी 6 या 7 मिनट की, समझ में नहीं आ रहा था यूट्यूब पे डालूं कैसे पढ़ाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा था। एक लाइन की अमेंडमेंट थी और बच्चों ने जान ले ली थी। ठीक है, तो ऐसी अमेंडमेंट आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आती। इसको व्हाट्सएप पर भी बताया जा सकता है तो बेटा इस रेट को काट के ये कर लो, बस ऐसे आ जाती है। कोई ज्यादा आएगी वो भी सब, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। किसी भी चैप्टर में अमेंडमेंट आ सकती है, आपके चैप्टर 1 में अमेंडमेंट नहीं आएगी, चैप्टर 2 में ना के बराबर आएगी। तो इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक टैक्स रेट, एग्जेम्पशन। बेटा काफी सारे बच्चे ये पहली बार सुनेंगे एग्जेम्पशन वर्ड टैक्स के अंदर। एग्जेम्पशन का मतलब होता है जहां टैक्स को माफ कर दिया जाए, कम ना किया जाए।
माफ, और अदर डिस्प्यूट्स, कोई और डिस्प्यूट है तो वो। बेटा इन सब का सेटलमेंट होता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के 3 काम क्या है? उनका काम है रिकमेंडेशन करना टैक्स रेट पर, एग्जेम्पशन पर और अदर डिस्प्यूट्स पर। नंबर 5 पॉइंट लिखना, इट शैल recommend it shall recommend the special provision। इन्होंने बेटा स्पेशल प्रोविजन बनाया है। हमारे देश में जो टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं वैसे तो हैं 28 + 8 36, मगर 8 में से अगर हम 3 भी काउंट करें तो 31 है। तो उसमें से 11 ऐसी जगह चुनी गई हैं पूरे देश की जिनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है जीएसटी। नारा है वन नेशन वन टैक्स। अभी आप देखना वन नेशन कितने टैक्स होंगे ये, ठीक है। तो इट शैल रिकमेंड द स्पेशल प्रोविजन फॉर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आप सब लोगों को आज से ही याद कर लेनी है इन स्टेट्स के नाम, मैं आज ही याद करा दूंगा आपको, ठीक है। सिर्फ मुझे 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा, घड़ी देखना आप, 5 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाएंगे आपको ये। 11 हैं। इन 11 स्टेट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हैं जो आप आगे चलकर कोर्स में पढ़ेंगे। उनमें से कुछ को हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर मैं, जैसे थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या लिखा बेटा? थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की ज्यादातर लिमिट ज्यादातर राज्यों में 40 लाख है गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में 20 लाख की लिमिट है। मतलब उतने की टर्नओवर हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। बट इन राज्यों के लिए लिमिट अलग है, इन राज्यों के लिए लिमिट अलग है। मैं लिमिट नहीं बोलूंगा, जैसे ही लिमिट बोलूंगा एकदम फर्दर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा और हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे, ठीक है। मतलब इनके यहाँ कुछ अलग है लिमिट, उतनी नहीं है जितनी बाकी के लिए है। वो क्यों है, क्या वजह है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी पॉइंट हमारा आज का है जीएसटी काउंसिल समझना, तो वो समझेंगे हम जीएसटी काउंसिल क्या है। एक और वर्ड लिख लो, समझ में नहीं आएगा ये क्या वर्ड लिखा हुआ है। कंपोजिशन। समझ लीजिए जो छोटे डीलर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी एक स्पेशल स्कीम है, उसको कंपोजिशन स्कीम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम रेट से टैक्स लगता है। इनके यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एग्जेम्पशंस हैं। क्या है जी? एग्जेम्पशंस। अब ये 11 स्टेट्स कौन कौन सी आई, ये नाम लिखते हैं इनके। अरुणाचल प्रदेश, चाइना इस पर निगाह लगाकर बैठा हुआ है बड़ी टकटकी। अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 असम, जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 4 मणिपुर। नंबर 5 मेघालय। नंबर 6 मिजोरम। नंबर 7 सिक्किम। नंबर 8 त्रिपुरा। नाम तो सुन रखे हैं ना आपने ये सब, ठीक है। नंबर 9 हिमाचल प्रदेश। नंबर 10 उत्तराखंड। और नंबर 11 नागालैंड, ठीक है। ये 11 स्टेट्स हैं, याद करते हैं। तो हम जेएफके में लिख लेते हैं याद करने का तरीका, रट्टा मारने का तरीका, ठीक है।
S4 कौन सी स्टेट है? सिक्किम। U4 उत्तराखंड। M4 मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। छोटा सा 3 लगा देता हूं उसके ऊपर क्यूब। A4 अरुणाचल प्रदेश। N4 नागालैंड। क्या लिखा हुआ नाम दिखाई दे रहा है सामने? सुमन। H4 हिमाचल प्रदेश। A4 असम। T4 त्रिपुरा। क्या दिखाई दे रहा है? सुमन हेड जम्मू कश्मीर का है, याद हो गया। बस ये याद रखना, सुमन हेड जम्मू कश्मीर का है। बताओ S4 कौन है? इधर मत देखना, अब सामने मत देखना। सुमन में S क्या है, U क्या है, M में 3 है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। A4 N4 हेट में H, A अरुणाचल प्रदेश, असम एक में बोल दो। T4 त्रिपुरा। और किसका है? जम्मू कश्मीर। सुमन हेड किसका है? जम्मू कश्मीर का। अरे समझ में आई कोई बात? हाँ बेटे, ये वाली क्लास ना इंटर सो के नहीं करनी, प्लीज रात को सो जाया करो। जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना रात को, वो बंद करो, ठीक है? सुमन हेड किसका है बेटा? बस M में क्यूब याद रखना, बस बाकी याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? हो गया याद? चलो, ऐसी चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हो गया याद, खत्म हो गई बात, ठीक है? ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी बता दो बेटा, अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो। और सब लोग बताओ ताकि पता चले कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है। जीएसटी काउंसिल, देखो बेटा आगे नंबर 6, बच्चों लिखो नंबर 6। जीएसटी काउंसिल shall recommend the date। देखो कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में गलती करी थी, वो फिर से गलती कर रहे हैं, मतलब उनका सुधरने वाला नहीं है मामला, बस यही कहूंगा मैं। shall recommend the date on which, बेटा ऐसे बच्चों को बीकॉम वीकॉम करें, मौज लें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, अपना घर परिवार चलाएं, कोई ठेली वेली लगाएं सब्जी की, क्या किस चक्कर में पड़े हुए हैं? लड़कियां कहीं बाई वाई बन जाएं, ठीक है? कहाँ चक्कर में पड़ी हैं सीए बनने के? मौज लें, ठीक है? ठीक। अब वैसे भी फरवरी आ रहा है, हाँ हाँ, अपना पूरा मजा लूटे फरवरी का, ठीक है? हाँ ये तो होता रहेंगे, पेपर वेपर क्या है, अब बिगाड़ो बच्चों को, ठीक है? हाँ अच्छी बात समझ नहीं रहे, ठीक है? ऑन जीएसटी, ऑन विच जीएसटी टू बी लेविड, ऑन विच जीएसटी टू बी लेविड। तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा डेट, कि किस डेट से क्या लगेगा, किस पर? लिखो ऑन क्रूड पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल को आप मोटर स्पिरिट भी कह सकते हैं, नेचुरल गैस, इसमें सीएनजी पीएनजी आएगा, एलपीजी और वो नहीं आएगा जो बॉम्ब ब्लास्ट आप करते फिरते हैं मूली के पराठे वाले, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है? हाँ कंबल सड़ा के बेच रखे हैं आपने उसमें खुद ही का मन नहीं करता, मुंह डाल के लेट जाओ। एविएशन टरबाइन फ्यूल, बोलो बेटा, एविएशन टरबाइन फ्यूल। बेटा ये 5 चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी काउंसिल जब डेट रिकमेंड करेगा तब से जीएसटी लगेगा। अच्छा, रिकमेंड करने का मतलब ये नहीं कि रिकमेंड करते ही जीएसटी लगेगा, फिर उस पर वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग में पास होने के बाद तब वो लॉ बनेगा, ठीक है? नहीं बिल कोई नहीं, बस रिकमेंड कर दिया इन्होंने, रिकमेंडेशन ही इनका बिल है इसमें, ठीक है? नहीं ये अलग से मीटिंग होती है इनकी,
उस मीटिंग में, लोकसभा राज्यसभा में नहीं। लोकसभा राज्यसभा के संविधान ने ही आर्टिकल 279 ए ने इनको पावर दी है कि जो छोटे मोटे इश्यूज हैं जैसे टैक्स रेट वगैरह ये निपटा ले। जो हाँ छोटा ही इशू होता है ये बड़ी चीज नहीं। ठीक है। नंबर 7, डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल। Decision of GST Council is to be taken by majority not less than 3/4 of weighted votes। वेटेड वोट्स का कम से कम कितना मिलना चाहिए उस फेवर में? 3/4 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट है और उन्होंने वोट किया है वो कम से कम अपना कितना वोट दें? 3/4। आइए इसको हम समझते हैं ये वेट कैसे होता है। वेट ऑफ वोट्स का क्या मतलब है समझते हैं इसको। जो सेंटर है, सेंटर का एक ही मेंबर होता है फाइनेंस मिनिस्टर, जो हेड भी होता है इसका, चेयरमैन। उसका अकेला वोट 1/3 माना जाता है ऑफ टोटल वेट। टोटल वजन का 1/3 इसका अकेले का वेट माना जाता है सेंटर का। और जो स्टेट हैं सब मिलाकर जितनी भी स्टेट्स हैं इसमें 1 वोट और ईच स्टेट, हर स्टेट एक ही वोट डालेगी और इन सबका जो टोटल माना जाएगा 2/3 माना जाएगा ऑफ टोटल वेट्स ऑफ स्टेट्स। आइए इसको समझते हैं। जब ये 7 पॉइंट लिख लो आप बताना मुझको। HSD का मतलब हाई स्पीड डीजल, कल भी लिखवाया था। हाई स्पीड डीजल होता है HSD का मतलब, कल लिखवाया था मैंने। आप कहें तो मैं इसको ऊपर कर दूं, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, यहाँ जगह नहीं है। कोई एग्जाम्पल पहले लिखवाया था इस चैप्टर में? 2 लिखवाएं, 2 या 1? चेक करके बता दो। ठीक है। प्रपोजल है, एक प्रपोजल है रेडीमेड गारमेंट्स का। जीएसटी रेट टू बी इंक्रीज्ड, जीएसटी रेट टू बी इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 12%। जीएस प्रपोजल है काउंसिल की मीटिंग में कि रेट को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए। अब वो कैसे बढ़ेगा, कैसे वोट होगा वो देखिए आप। मेंबर ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर प्रेजेंट इन मीटिंग। अब इन्होंने वोट डाला होगा या तो फेवर में डाला होगा या बेटा फिर क्या डाला होगा, अगेंस्ट डाला होगा, बोलो हाँ। तो फेवर में कुछ वोट फेवर में पड़े और कुछ सेंटर ने जो किया फेवर नहीं किया, वो कहाँ गया सेंटर का वोट, अगेंस्ट में।
और जितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी थी वहां पे उसमें से 4 फेवर में गए और 20 अगेंस्ट गए। सर 24 ही लोग, बाकी के लोग नहीं आए उस मीटिंग में। हमने मान लिया टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कितनी आएंगी 24, 4 फेवर में गई और 20 अगेंस्ट गई। अब हुआ क्या, सेंटर के वोट कितने हैं जी, 1, और इस अकेले का वेट कितना है 1/3। 1/3 को मैं क्या कह सकता हूं 33.333%। बोलो हाँ, ये बोल सकता हूं या नहीं। ये वोट क्या पड़ा है अगेंस्ट, और जो स्टेट्स हैं इनके टोटल 24 वोट पड़े हैं और इनका वेट 2/3 है। 2/3 का मतलब है 66.666%। इसमें से कुछ अगेंस्ट पड़े हैं और कुछ फेवर में। 20 पड़े हैं अगेंस्ट और 4 पड़े हैं फेवर में। तो हम वोट्स इन फेवर निकाल लेते हैं। अगर फेवर में वोट्स बढ़ जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। वोट्स इन फेवर, और क्या निकाल रहे हैं उसका हम वेट। इधर देखो बेटा, सामने देखो, सामने देखो, ये 66.666% वेट कितने वोट्स का है। तो हम 24 वोट से इसको डिवाइड कर देते हैं। 24 से डिवाइड करने से क्या हुआ, ये 1 वोट का वेट आ गया। 1 वोट का कितने फेवर में डाले गए 4, 4 वोट्स का वेट कितना आ गया, इतना। बोलो हाँ, बोलो इतना ही तो आया। तो टोटल वेट्स में से 11.111% फेवर में है। तो मैं कह सकता हूं ना 88.8889 अगेंस्ट है। अगेंस्ट ज्यादा है या फेवर में ज्यादा है, अगेंस्ट। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 5% से बढ़ाकर इसको 12% नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। यहां लिख भी देते हैं, सिंस वोट्स इन फेवर that is 11.11%। ये कम है बेटा 3/4 से ऑफ टोटल वेटेड वोट्स। टोटल वेटेड वोट्स का 3/4 से कम है। देयरफॉर प्रपोजल ऑफ मीटिंग, बताओ पास होगा या नहीं, इज नॉट। मैं एक और एग्जांपल दूंगा फिर आपसे पूछूंगा समझ में आया या नहीं, अभी नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, पहले एक और एग्जांपल दूंगा। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो बेटा बताओ सब लोग। हटा दूं मैं इसको, ऊपर कर दूं इसको। लिखिएगा, वोट्स इन फेवर 21 वोट्स हैं, इंक्लूडिंग 1 वोट ऑफ सेंटर। टोटल 21 वोट पड़े सेंटर का मिलाकर और फेवर में पड़े। वोट्स इन अगेंस्ट
अगेंस्ट वोट पड़े सपोज 4, टोटल वोट्स पड़े 25, बाकी के मेंबर नहीं आए। बताओ प्रपोजल रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, वेदर। नहीं ऐसे नहीं बताना, तुक्केबाजी थोड़ी करनी। एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हमें वेट निकालना पड़ेगा। वेटेड वोट्स इन फेवर, सेंटर का कितना वोट पड़ा है? 1। उस अकेले का वेट कितना है, कितना परसेंट है या नहीं है? अच्छा, जो बाकी के वोट हैं स्टेट वाले, वो टोटल वोट कितने पड़े हैं? 25 में से एक सेंटर का हटा दो, कितने वोट पड़े? 24। उन सब का वेट मिलाकर कितने परसेंट होता है? इन सब का 24 वोट है, कितने फेवर में डाले गए इसमें से? 20। ये निकाल दो परसेंटेज, ये आएगा 33.33%, ये आएगा 55 पॉइंट। नहीं समझ में आई मेरी बात? टोटल कितना आ गया? 88.888%। बोलो, क्या 75% से ज्यादा है ये? तो लिखेंगे वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन 3/4 है। ये 3/4 का मतलब 75% होता है। 3/4 ऑफ टोटल वेटेड वोट्स। तो बता प्रपोजल क्या होगा? Therefore, proposal of meeting is क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, ये जीएसटी काउंसिल इस तरीके से वोटिंग करती, उसमें कितने मेंबर होते हैं, इनका क्या काम है, 11 स्टेट्स कौन सी हैं बेटा बताना, क्या मैंने आपको फ्रेज बताई है उसकी याद? सुमन हेड जम्मू कश्मीर का है, और सुमन में एम की क्या है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा? अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, पूरी क्लास की। अब एक वर्ड सुना था आपने, अपोर्शनमेंट, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 में। हेडिंग डालिएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ना आज पूरा नहीं हो पाएगा, ये आधा हो पाएगा और आधा कल, ठीक है? टैक्स, लेवी, कलेक्शन एंड अपोर्शनमेंट। इजी इजी सी बात शुरू करते हैं हम पहले, एग्जाम्पल 3 से शुरू करने जा रहे हैं। लिखिएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। वर्ड देखिए, हम सप्लाई वर्ड यूज कर रहे हैं, सेल या परचेज या प्रोडक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए, कौन गुड्स सप्लाई कर रहा है? ए, और ये दिल्ली का है जी। टू बी, और ये भी दिल्ली का सप्लायर है। वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसने माल बेचा ए ने बी को 20,000 रुपए का। कितने का बेचा? 20,000 का। सपोज इस पर 18% टैक्स लगता है, कितने परसेंट? तो बेटा आप बताइए, पहले दिल्ली का सामान दिल्ली में ही सप्लाई हुआ है या आउट ऑफ दिल्ली गया है? दिल्ली का दिल्ली में। बेटा ये विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट है,
इस इंट्रा स्टेट पर 2 टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। जो 18% है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, सीजीएसटी और अपोर्शनमेंट का मतलब ये नहीं है जो मैं बता रहा हूं, उसका मीनिंग कुछ और ही है, ये मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग नहीं है, वो कल ही आएगा, ठीक है। सीजीएसटी @ 9% और एसजीएसटी @ 9%, 9% करके कितना आ गया 1800 और 1800, टोटल मिला के कितना आ गया 23,600। प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी, ए ने बी से इतना पैसा लिया, कोई दिक्कत है? ए ने बी से इतना पैसा लिया 23,600। ए क्या करेगा, ये पैसे लेकर 20,000 तो अपनी पॉकेट में डाल लेगा बेटा, पीछे वाली पॉकेट में, और बाकी डिपॉजिट कर देगा 1,800 रुपए। और सीजीएसटी ये पैसा जमा कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन अभी करने जा रहा हूं, भाई आपका क्या नाम है दोस्त? अंशु को छोड़ के बाकी लोगों को जवाब देना है और 2-3 आपको नहीं देना है, ठीक है? आप बताइएगा टैक्स, अश्वनी भाई, और ऑनलाइन बच्चे भी बताएंगे, पुलिस स्टेशन में जमा होगा या जीएसटी डिपार्टमेंट में? जोर से बोलो। ऑनलाइन बच्चे आप भी बताओ बेटा, पुलिस स्टेशन में जमा होगा या जीएसटी डिपार्टमेंट में? सब लोग बताओ बेटा, सब बताओ, बताओ बेटा, सब, शाबाश शाबाश, बताओ शाबाश। बेटे इन दोनों में से कहीं नहीं जमा होगा, ना पुलिस स्टेशन में जमा होगा टैक्स, ना जीएसटी डिपार्टमेंट में। याद कर लो, टैक्स आज से कहीं पर भी किसी डिपार्टमेंट में जमा नहीं होता। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप एक निश्चित मात्रा से ज्यादा टैक्स में पाए गए और कोई शिकायत कर दे कि ये बंदा रिश्वत देने आया है, तो माना जाएगा, आपको साबित करना मुश्किल हो जाएगा। इतना पैसा लेके क्यों घूम रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आपका 10 लाख रुपए का टैक्स है और आप पॉकेट में डाल के ले गए 5 गड्डियां 2-2 लाख की, ठीक है, आजकल तो सर्दियां हैं, स्वेटर वेटर में आ जाएंगी, है ना, और आप ले गए और मैंने शिकायत कर दी कि ये ना जीएसटी डिपार्टमेंट के कमिश्नर को टैक्स रिश्वत देने आया है, तो तुमको साबित करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो कभी भी किसी डिपार्टमेंट में पैसा लेकर मत जाना। टैक्स हमेशा बेटा बैंक में जमा होता है, याद कर लो आज से। इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, कहां जमा होता है? बैंक में। इनकम टैक्स में कुछ सिलेक्टेड बैंक होते हैं, जीएसटी ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में जमा हो जाता है। इसलिए जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमको एक करंट अकाउंट पहले खुलवा लेना चाहिए, और अगर करंट अकाउंट पहले ना खुलवा रखा हो तो वो समय देते हैं 15 दिन 20 दिन का, फिर नंबर लेने के बाद भी खुल सकता है, ठीक है? तो आज से याद कर लो, टैक्स कहां जमा होता है? सब लोग वापस से बताओ बेटा, बैंक में। सब लोग बताओ बेटा, हाँ बैंक में। टैक्स कहां जमा होता है जी? बैंक में। बेटा अगर गर्मी करने हाथ तो गर्दन पे क्यों लगा रहे हो? मैं बताता हूं, ठीक है, एकदम गर्म हो जाएंगे, ठीक है? सचिन इजाजत दो इनको। हाँ बेटा ठीक है। अच्छा सुनो, ए बच्चों सुनो मेरी बात। तो 1,800 रुपए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट में जमा करा देगा। सुनो बेटा, सुनो सुनो, ये बच्चों सुनो, आज से याद कर लो, टैक्स जमा कराने के लिए ऑनलाइन जमा होगा टैक्स, कभी भी जीएसटी का टैक्स मैनुअली जमा नहीं होता। 99.9999% केसेस में ऑनलाइन जमा होगा। सर वो बताओ, इसे छोड़ो, 0.0001 वाला जो है वो क्या है? वो अभी नहीं बताऊंगा, एक चैप्टर आएगा आगे चलकर, पेमेंट ऑफ टैक्स, वहां बताऊंगा बेटा,
तो 99.9999% केसेस में ऑनलाइन टैक्स जमा होता है। और ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए एक जीएसटी पोर्टल है, ठीक है, उस पोर्टल का नाम है www.gst.gov.in। नाम याद कर लो, आगे बात लिखवाऊंगा अभी। www.gst.gov.in, ठीक है, जीएसटी गवर्नमेंट इन। ये एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जो 14,000 करोड़ में बनी है, 1400 करोड़ में, जीरो का डिफरेंस हो सकता है मेरी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 14,000 करोड़ में बनी है, ठीक है। इन्फोसिस ने बनाई है और पहले 3 साल चली नहीं पाई ढंग से, इतनी बढ़िया बनाई, ठीक है। अब जाके थोड़ा देखो, हाँ, और अभी भी टाइम लगता है जीएसटी में बहुत ज्यादा वेबसाइट पर, और पूरे इंडिया में ये अकेली वेबसाइट है, इसी से सारा काम होगा, आपको डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ काम, रजिस्ट्रेशन, टैक्स जमा करना, रिटर्न फाइल करना, सब कुछ डिजिटल है, कुछ भी मैनुअल नहीं होता, ठीक है। आप जब टैक्स जमा करेंगे तो 2 जगह जमा करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करेंगे 1800 रुपए, एंड ₹1800 of SGST to the credit of स्टेट गवर्नमेंट। लिख लो बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स, बाई बी टू सी, ये भी लोकल सप्लाई है। लोकल समझ रहे हैं? लोकल का मतलब वो नहीं खराब, लोकल का मतलब है स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट। इन्होंने वैल्यू ऑफ गुड्स, बी ने 20,000 का माल खरीदा था और वो 20,000 का माल आगे वाले को 24,000 में चिपका दिया, समझ गए या नहीं? चिपकाने का मतलब बेच दिया, दे दिया, और इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा 9% के रेट से। जबकि हमने पढ़ा था टैक्स तो वैल्यू एडिड टैक्स होता है, तो सिर्फ 4,000 पे टैक्स लगना चाहिए था, मगर टैक्स लग रहा है पूरे 24,000 पर। 2160, 2160। ये बी पैसा ले लेगा किससे? सी से। टोटल हो गया 28,320 रुपया। अब क्या करेगा? कंप्यूटेशन ऑफ, सर ये कंप्यूटेशन आपने एग्जाम्पल 3 में नहीं की, वहां जरूरत नहीं थी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय बी, 2 कॉलम बना लेते हैं, एक सीजीएसटी का कॉलम और एक एसजीएसटी का कॉलम। कितना आउटपुट टैक्स बना मिस्टर बी का? 2160 रुपए, 2160 रुपए। इसमें से माइनस करेंगे, क्या बी ने ये माल खुद बनाया था या बना हुआ खरीदा था? खरीदा था। सुनो बेटा, जब बी ने ये माल खरीदा ऊपर, तो बी के लिए इनपुट था, क्या था? बी के लिए, और उस इनपुट पर ये जो टैक्स दिया गया था इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। और जब ये इनपुट टैक्स को यहां माइनस करेगा तो उसे कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहेंगे बेटा? आप फुल फॉर्म लिख लेना आईटीसी की, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यहां से 1800 माइनस कर देगा और यहां से 1800 माइनस कर देगा। आज से एक बात सुन लें, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टैक्स हैं। सीजीएसटी का क्रेडिट, फिर से बोल रहा हूं बेटा मैं, सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी से माइनस नहीं कर सकते और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से यूज नहीं कर सकते। ये बन गया बेटा कितना? 360 रुपया, 360 रुपया। ये आ गई जीएसटी पेबल। सुनो बेटा, सुनो सुनो, बैंडो को सुनो, जब ये बी, सुनो,
ये जो टैक्स का क्रेडिट लेगा, तो इस टैक्स के क्रेडिट को आगे से याद कर लो। जीएसटी पोर्टल पर 2 अकाउंट खुलेंगे आपके। एक का नाम होगा ई क्रेडिट लेजर, क्या नाम होगा, और जो कैश में टैक्स जमा करोगे उसे कहेंगे ई कैश लेजर। शॉर्ट में आपको दोनों पोर्टल पर ईसीएल के नाम से दिखाई देंगे, ई क्रेडिट लेजर भी और ई कैश लेजर भी। क्रेडिट लेजर में ये अमाउंट दिखाई जाएगा, ये वाला सामने देखो स्क्रीन पर, ये अमाउंट, और कैश लेजर में ये अमाउंट दिखाई जाएगा। यानी कि जो अमाउंट कैश लेजर में दिखाई जाएगा वो पेमेंट बी को बैंक के द्वारा करनी पड़ेगी। यानी कि इस 2160 रुपए में से 1800 तो वो क्रेडिट इस्तेमाल कर लेगा। जैसे होता नहीं, आपके पास कोई वाउचर है और आपको वॉलेट से पेमेंट करनी है, 100 रुपए की पेमेंट है, 5 रुपए का वाउचर है, तो आपने वाउचर लगाया, बाकी 95 पेमेंट कर दी। ऐसे ही समझिए 1800 रुपए का वाउचर है ई क्रेडिट लेजर में, ये आप ही का पैसा है जो आपने ए को दिया था। ठीक है, हुआ क्या, अल्टीमेटली सिर्फ उसी अमाउंट पर टैक्स लगा जो आपका वैल्यू एडिशन था। आपका वैल्यू एडिशन 4000 रुपए था, 4000 का 9% कितना होता है, 360, वही टैक्स लगा, वही आपको सरकार को देना है। और आगे ये अब इस स्टेज तक ये सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ चुका है, सी के ऊपर। ये सारा टैक्स किसकी जेब से गया है, सी की, ना ए की ना बी की। ए और बी तो वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाया है। ए ने 1800 और बी ने 360, मगर जेब से गया है किसकी, सी की, 2160 रुपए। अगर सी इसको आगे फर्दर बेचता है तो वो डी से ले लेगा पैसे, या जिसको भी बेचेगा। क्लियर है, ठीक है, एक लाइन लिख लो और आज की क्लास फिर खत्म करते। ITC of CGST can be availed against payment of CGST। यानी कि CGST का क्रेडिट CGST की पेमेंट के अगेंस्ट लिया जा सकता है। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ SGST कैन बी अवेल्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ SGST। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे इसको फर्दर समझने की, जिसमें प्रॉपर अपोर्शनमेंट आएगा। ये जो 2 पार्ट में टैक्स आपने बांटा है CGST SGST में, ये अपोर्शनमेंट नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और प्लीज